अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। पेश खिदमत है एक तारुफ़। जी हाँ, पहले 2 एपिसोड में आपको पेश कर चुका हूँ लीजेंड लिविंग दिलीप कुमार साहब के बारे में। उनकी 1950 तक की फ़िल्मों का ज़िक्र हो चुका है। अब हम चलेंगे 1951 में उनकी फ़िल्मों के बारे में कुछ बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताता चलूँ कि मोहम्मद यूसुफ़ खान दिलीप कुमार का असली नाम था और उनकी पैदाइश 11 दिसंबर 1922 ईस्वी को पेशावर में हुई थी। इस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 98 ईयर्स है। आप दिलीप कुमार के नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं और इसी नाम से ज़िंदा हैं। आपके वालिद जो थे वो एक बिजनेसमैन थे। जी हाँ, उनका फलों की तिजारत थी। आपकी मुस्तकिल रिहाइश जो है वो मुंबई में है। और उनके भाइयों के बारे में और उनके दूसरे लवाज़मात के बारे में अब जैसे कि जानते हैं कि मोहम्मद दिलीप कुमार साहब की एंट्री कैसे हुई थी और किस तरीके से उनको पहली फिल्म ज्वार भाटा में नाकामयाबी का मुंह देखना पड़ा। 2 साल तक नाकामयाब रहे। उसके बाद आखिरी फिल्म जुगनू 1947 में जब रिलीज़ हुई तब पता चला कि एक स्टार जो है वो जन्म ले चुका है। तो अब हम जिक्र करते हैं उनकी आगे की फिल्मी दुनिया के बारे में। 1950 के बाद 1951 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई। एक फिल्म थी हलचल। हलचल के डायरेक्टर थे एस.के. ओझा। इस फिल्म में एक और किरदार अदा करने वाले बहुत बड़े फिल्म के कलाकार थे जनाब बल्ला साहनी। बल्ला साहनी उन दिनों जेल में थे। वो कम्युनिस्ट पार्टी से उनका ताल्लुक़ था और पार्टी की वजह से गवर्नमेंट ने उनके जेल भेज दिया था। और इस फिल्म की शूटिंग उनके तकरीबन जेल के दौरान ही हुई। वो सुबह जेल से लाए जाते थे, शूट होता था, फिर जा कर के जो है शाम के वक्त वापस उन्हें जेल में रख दिया जाता था। इस तरह से ये फिल्म कंप्लीट हुई थी हलचल। उसके बाद 1951 ही में एक बड़ी फिल्म आई, नितिन बोस ने उसके डायरेक्ट किया था। उस वक्त के बहुत बड़े अदाकार जनाब अशोक कुमार साहब उसमें काम कर रहे थे और साथ में दिलीप कुमार और नरगिस जैसी फनकारा उसमें मौजूद थी। साथ में याकूब साहब थे। तो ये फिल्म भी अपने ज़माने की बहुत ही सुपर हिट फिल्म हुई और लोगों की एक भीड़ बहुत ज़्यादा जमा हुई क्योंकि अशोक कुमार और दिलीप कुमार एक साथ उसमें काम कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों एक फिल्म आई तराना, जिसके डायरेक्टर थे राम दरियान। तराना से पहले की बात मैं बताता चलूँ कि दिलीप कुमार का जो है सिलसिला इश्क का भी चलता रहा। लोग कहते हैं कि पहली उनकी पसंद, पहला उनका इश्क, पहली उनकी मोहब्बत जो थी वो थी उस वक्त की अज़ीमुश्शान खूबसूरत तरीन हीरोइन जिन्हें कामिनी कौशल के नाम से हम लोग जानते हैं। कामिनी कौशल, उनके साथ उनकी 4 फिल्में रिलीज़ हुई थी और उनकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री थी। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते थे, दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। वजह ये थी कि कामिनी कौशल की बहन का एक्सीडेंट में डेथ हो गया था और उसकी 2 बच्चियां थीं। कामिनी कौशल ने वादा किया था कि वो उनकी बच्चियों को संभाल लेंगे, तो घर वालों ने उनकी शादी उनके बहनों से कर दी।
और इस तरह से बच्चों की जिम्मेदारी लेते हुए दिलीप कुमार से वो शादी करना चाहती थी, लेकिन दिलीप कुमार भी उनसे शादी करना चाहते थे। दिलीप कुमार की वो पहली लव थी और इस बात पे उनको फ़ख्र भी है कि उन्होंने उनसे मोहब्बत की थी। तो दोस्तों, इस तरह से जो दो जिंदगियां थी मिलते मिलते रह गई और दिलीप कुमार जो है वो अकेले रह गए और उनकी शादी हो गई अपने बहनों से, और इस तरह से ये सिलसिला मोहब्बत का, इश्क का, शादी का ख़त्म हो गया। उसके बाद एक फिल्म है जिसका मैंने जिक्र किया, तराना। तराना में एक और बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, वैसी आंखें, वैसी हंसी वाली कोई दूसरी अदाकारा आज तक नहीं आई। हिंदुस्तान की सबसे अजीम शान, बहुत ही खूबसूरत अदाकारा मधुबाला। जी हाँ, इस फिल्म की हीरोइन थी मधुबाला, और मधुबाला के साथ उनके जो मोहब्बत के सीन थे बहुत ही जज्बाती, बहुत ही खूबसूरत सीन थे। लोगों का तो कहना है कि तरानों में जो फिल्म के शॉट चल रहे थे उस शॉट से पीछे भी एक शॉट चल रहा था, यानी कि उनकी पर्दे के पीछे उनकी मोहब्बत परवान चल रही थी। एक दूसरे से इश्क शुरू हो चुका था, दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे, पसंद करने लगे थे। खूबसूरत नौजवान और खूबसूरत औरत जो बहुत ही ज़्यादा हसीन थी, जिसके चाहने वाले लाखों लोग थे, और उसी तरह से दिलीप कुमार की चाहत में मुब्तला हज़ारों करोड़ों लड़कियां थीं उस ज़माने में। और ये दोनों जब एक यकजा हुए तो एक नई मोहब्बत, एक नई तरीके की इश्क सामने उभर कर आई। कि हाँ, उन दोनों का प्यार पनपता रहा। तो ये फिल्म जो थी, हलचल, दीदार, तराना, ये तीनों की तीनों हिट हुई। उसके बाद 1951 में ही एक और फिल्म रिलीज़ हुई जिसे डायरेक्ट किया था महबूब खान ने। महबूब खान ने इस फिल्म का नाम रखा था आन, और इसमें वो लेना तो चाहते थे नरगिस को, लेकिन किसी वजह से नरगिस इसमें काम नहीं कर सकी, तो उन्होंने एक नई अदाकारा को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था नाज़िरा। ये एक कॉस्ट्यूम प्ले था और ये पहली फिल्म थी जो टेक्निक कलर में बनाई गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि उस ज़माने में जबकि महबूब खान ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बल्कि कुछ अंग्रेज़ी वगैरह कुछ जानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को टेक्निक कलर में बनाई और फिर इसकी रिलीजिंग जो है सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में एक साथ की। ये उस वक्त की बहुत ही अहम और बहुत बड़ी बात थी, और बहुत ही शानदार फिल्म बनी थी। और बहुत ही ऐसा इश्क, ऐसा एक गरीब आदमी एक शहज़ादी से मोहब्बत करने लगता है और उसकी आन में आ जाती है दोनों की, और उस आन में जो है दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और फिर इस तरह से ये कहानी चलती है। मामूली सी कहानी है, लेकिन कहानी पेश करने का अंदाज़ इतना खूबसूरत है कि, और उसके गाने इतने अच्छे हैं, उसके अंदाज़ इतने अच्छे हैं कि तबीयत खुश हो जाती है। जी हाँ, ये फिल्म उस ज़माने की सुपर 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 हिट हुई। इस फिल्म में दिलीप कुमार थे, प्रेमनाथ थे, मुराद साहब थे, और आपके नाज़िरा जी थी, दिलीप कुमार थे, निम्मी थी। तो दोस्तों, ये फिल्म उस ज़माने की सुपर सुपर हिट फिल्म हुई, बहुत ही कामयाब। उसके बाद 1952 में एक फिल्म आई जिसके डायरेक्टर थे आमिया चक्रवर्ती। आमिया चक्रवर्ती वही डायरेक्टर थे जिन्होंने उनकी पहली फिल्म ज्वार भाटा को डायरेक्ट किया था। वो फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हुई थी, लेकिन उसके बावजूद आमिया चक्रवर्ती ने फिर दिलीप कुमार को अपनी फिल्म में लिया, जबकि उस वक्त दिलीप कुमार अपनी बहुत ही शबाब पर थे, बहुत ऊंचाई पर आ चुके थे। ये एक ऐसी फिल्म थी जो क्लासिकल फिल्म बन गई। जी हाँ, दाग का हीरो जो है वो एक शराबी है, एक आम शराबी, दिल का अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, सबके काम आता है, सबके लिए काम करता है, लेकिन उसकी एक बुराई है कि उसे शराब चाहिए किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में, और वो अपने घर की तमाम पूंजी जो है शराब में डुबो देता है, और यहाँ तक कि उसकी माँ भी डेथ कर जाती है। ये और इस कहानी को इस तरीके से जिया, इस तरीके से पेश किया जैसे
कि इससे बड़ा शराबी कोई हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, ये फिल्म अपने ज़माने में बहुत ही हिट हुई और बहुत ही कामयाब रही। और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ, तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाए जहाँ फिर कहाँ हो। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाए जहाँ फिर कहाँ, ये समाए जहाँ फिर कहाँ। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाए जहाँ फिर कहाँ। दिन है सुहाने फिर कौन जाने, आए न आए बहार। तू हमको पी ले दम भर को जी ले, दुनिया का क्या एतबार। खोज पिया दुनिया का क्या एतबार। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाए जहाँ फिर कहाँ। कांटों में दामन उलझे न साजन, फूलों में हंस कर गुजार। थोड़ी खुशी है थोड़ी हंसी है, दुख जिंदगी में हजार। खोज पिया दुख जिंदगी में हजार। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाए जहाँ फिर कहाँ। नैया मिलन की मौजे पवन की, कहती है तुझको पुकार। गाता चला चल हंसता चला चल, जीवन की नदिया के पार। खोज पिया जीवन की नदिया के पार। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाए जहाँ फिर कहाँ। ये समाए जहाँ फिर कहाँ। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाए जहाँ फिर कहाँ। To watch more, log on to www.erosentertainment.com. नमस्ते जेल साहब। और तुम किशोर, आज से तुम जेल के बाग में काम किया करोगे। अच्छा जमादार चेत सिंह तुम्हें तुम्हारे काम के बारे में सब कुछ बता देगा। बहुत अच्छा और सुनो जी। जी अच्छा जाओ। अच्छा नमस्कार। आज जिंदगी में पहली बार शाम की चाय ठीक 4 बजे मिली। मालती, तुम साहब को वक्त से चाय नहीं देती? नहीं नहीं, इसमें बेचारी मालती का कोई कसूर नहीं। बात यह है कि अपनी आधी उम्र तो कटी जेल में। कैदी की हैसियत से नहीं, बल्कि जेलर की हैसियत से। न जाने कौन सी कशिश है जो हमें ठीक वक्त पर घर बुला लेती है। ये कितनी अजीब बात है आशा।
किसी को मोहब्बत जेल से घर बुला लेती है और किसी को मोहब्बत घर से जेल में पहुंचा देती है। शायद ये वही कैदी होगा। मालती, जरा उसको यहाँ बुलाना। अच्छा सरकार, आप उसे यहाँ क्यों बुलवा रहे हैं? तुम्हें दिखाने के लिए। मैं उसे देखना नहीं चाहती। मैं उसके सामने नहीं आऊंगी। क्यों? मुझे कैदियों से डर लगता है। लेकिन वो कोई बदमाश कैदी नहीं है। उस बेचारे ने तो मेरी जान बचाई है। लेकिन उसने किसी को मार भी डाला है। मेरा मतलब है वो खूनी है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो खूनी है? मुझे मालती ने बताया होगा। लेकिन मेरा ख्याल है वो खूनी नहीं है। नमस्ते सर, आपने मुझे बुलाया? तुम सचमुच डर रही हो? किशोर, ये तुमसे डरती है। लेकिन इन्होंने तो अभी तक मुझे देखा भी नहीं, फिर ही मुझसे क्यों डरती है? ये तुम्हें खूनी समझती है। खूनी? जेलर साहब, मुझे अपने प्रेम की सौगंध है। मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसकी सौगंध है। मैं खूनी नहीं हूँ। सुना तुमने? वो जिससे प्रेम करता है उसकी सौगंध खा रहा है। अब तो तुम्हें यकीन हुआ कि वो खूनी नहीं? ईश्वर आपको सदा सुहागन रखे। जेलर साहब, मैंने कोई खून नहीं किया, मेरी ही आशाओं का खून हुआ है। तो क्या उसकी शादी किसी और से हो गई? नहीं जेलर साहब, मैं ये सोच भी नहीं सकता कि वो मेरे सिवा किसी और की हो सकती है। जिस दिन मुझे ये मालूम हो गया, वो दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन होगा जेलर साहब। मगर तुम्हें तो उम्र कैद हुई है। वो कब तक तुम्हारा इंतजार करेगी? जीवन भर। उसने मुझे वचन दिया था। प्रीतनगर का जर्रा इस बात का गवाह है। फिर तो तुम भी इस बात की गवाह होगी। तुम भी तो वहीं की रहने वाली हो। तब तो आप भी उसको जानती होंगी। जरूर जानती होंगी। किसकी लड़की है वो? अगर आप उसे मेरा एक संदेशा पहुंचा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। उसका नाम क्या है? सुप्रीम साहब, आपको बहुत देर इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी बातों में तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था। देखो, तुम्हें जो कहना है इनसे कह दो, हमारा संदेशा पहुंच जाए। आप जा रही हैं? अगर आपको मुझ पर तरस नहीं आता तो अपने पति की आज्ञा का पालन तो कीजिए। वो तो आपका धर्म है। शुक्रिया। उसका नाम आशा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे गम में तड़प तड़प कर अपनी जान दे दे। आप उसे ये संदेशा भिजवा दीजिए कि वो चिंता न करे। उससे कहिए कि आशा तुम्हारे किशोर ने खून नहीं किया और वो बहुत जल्द जेल से छूटकर तुम्हारे पास आ जाएगा। और उसे ये भी कहिएगा कि वो तुम्हें बहुत याद करता है।